हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। तो कैसे हैं सभी लोग, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि जो यूपीपीएससी ए की वैकेंसीज आई हुई हैं उसे हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्या फ़ायदे होते हैं और किस तरीके से हमारा लाइफस्टाइल चेंज होगा, क्या क्या पर्क्स मिलते हैं, क्या हमारी सैलरी होने वाली है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में जाने का हमें मौका मिल सकता है, वहाँ पे किस तरह के काम हमें करने चाहिए, करते हैं हम लोग, है ना, किस प्रकार के काम हमें करने पड़ेंगे एज अ इंजीनियर, है ना, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हम लोग हैं तो किस किस तरह के रोल्स हम लोग को निभाने पड़ेंगे डिपार्टमेंट के अंदर, और क्या क्या बेनिफिट्स इन सर्विसेज में हम लोग को मिलते हैं। इन सब के ऊपर आज हम लोग डिटेल्ड तरीके से बात करने वाले हैं, ठीक है। जैसे सैलरी क्या है, पर्क्स क्या है, घर मिलता है कि, बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में सवाल होते हैं कि हम लोग को किस तरह का घर मिलता है, क्वार्टर किस प्रकार के होते हैं, क्या हम लोग को गाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती है ना। बहुत सारे डाउट्स हैं कि फ्यूचर में हमारे साथ हम लोग जब ज्वाइन करेंगे तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो आज ही बहुत हम लोग डिटेल्ड तरीके से जानने वाले हैं कि जो भी एस्पिरेंट्स अभी ज्वाइन कर चुके हैं उनकी लाइफस्टाइल का थोड़ा सा इंसाइट हम तुम लोग को देंगे, जिससे तुम लोग के अंदर थोड़ा सा एस्पिरेशन जगेगा इस एग्ज़ाम को लेके, ठीक है। और एक जनरल नोशन भी है कि जो यूपी के स्टेट सर्विसेज है वो ओवरऑल बाकी स्टेट सर्विसेज से थोड़ा सा बेटर है। किन किन पॉइंट ऑफ व्यू में वो हम लोग सब डिटेल से डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं तुम्हें अपने बारे में बताना चाहूँगा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन सक्सेना और मैंने भी बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से कर रखा है और एमटेक भी कर रखा है। और क्वालिफिकेशन एक, ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि तुमको भी एक आइडिया लगे, क्योंकि आई हैव ऑल्सो क्वालिफाइड यूपीएससी एई, और क्या क्या क्वालिफिकेशन हम सब बताते हैं। तो एक थोड़ा सा बैकग्राउंड तुम्हें लगेगा और हम तुम्हें अच्छे से गाइड कर पाएंगे इस वजह से, क्योंकि हम खुद एक सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। तो किस किस तरह की चीज़ें तुम्हें ऑप्ट करनी है, क्या क्या सोर्सेज होने चाहिए पढ़ाई के लिए, और एक ओवरऑल जर्नी से तुम्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी ये जानने में कि इस पेपर को कैसे ईजिली क्रैक कर सकते हैं। तो ये है मेरा नाम, और बीटेक मैंने कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से फ्रॉम केनाइटी सुल्तानपुर। ये यूपी का स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। उसके बाद हमारा एमटेक हमने कर रखा है फ्रॉम आईआईटी रुड़की, और यहाँ पे ब्रांच थी मेरी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, और ये हमें तब मिला जब हमने गेट क्वालिफाई किया था अपने फाइनल ईयर में, और हमारी 301 रैंक आई थी सबसे पहली बार। बेस्ट रैंक फिलहाल हमारी 55 है, और जो 301 रैंक आई थी उससे हमको आईआईटी रुड़की में स्ट्रक्चर मिली थी पहली बार, ठीक है। तो परसों कर लिया था, पास भी था तो। और उसके बाद ईएससी का मेंस हमने क्वालिफाई कर रखा है। ईएससी की बहुत अच्छे से डेडिकेटेडली तैयारी करी थी, और उसी तैयारी की वजह से ही हमारे कई स्टेट एग्ज़ाम्स भी निकले और कई सारी पीएसयूज़ भी निकली, है ना। गेट की अच्छी रैंक की वजह से भी दो चार पीएसयूज़ वगैरह मिली, ठीक है। कुछ और पेपर्स थे, जैसे एनडब्ल्यूडी ए का पेपर हमारा क्लियर हुआ, इसमें 6 रैंक थी। नालको का पीएसयू मिल गई थी, है ना। आईयूसी, ये सब कुछ पीएसयूज़ थी जो मिली हमको रैंक से। और तुम्हारा क्या नाम है, एसएससी भी क्वालिफाई किया हमने, एसएससी जेई भी क्वालिफाई हुआ है। इसमें तो ज्वाइनिंग लेटर भी आया था, बट हमको ज्वाइन नहीं करना था तो हमने नहीं किया। उसके बाद तुम्हारा, हाँ, स्टेट एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें तो स्टेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स में जो वैकेंसीज थोड़ा सा क्या होता है, टाइमली नहीं आती हैं, थोड़ा सा टाइम लेती हैं। कभी कभी वैकेंसीज 5-5 साल बाद आती हैं। जैसे यूपी की ये बात करें, अभी तो फिलहाल थोड़ा सा रेगुलरली चल रहा है पिछले 4-5 सालों से, लकीली। तो स्टेट एग्जाम्स की अगर हम लोग बात करें तो जैसे हमने जो क्वालिफाई कर रखा है उसमें यूपी पीएससी हमने पूरा क्वालिफाई कर रखा है, और राजस्थान वाला और बिहार बीपीएससी, बस यही तीन तीन ही दिए थे हमने अपने टाइम में। अपने 5 साल की जो जर्नी रही, मैं जैसे होता है ना बीटेक से एक बच्चा पास आउट होता है, फिर तैयारी करता है, एमटेक में भी थोड़ा तैयारी चलती है, मतलब फिगर आउट करता रहता है कि क्या करें, ज्वाइन कर लें गवर्नमेंट सर्विस या रिसर्च की ओर बढ़ें। तो उस फेज़ में जो हमारा 4-5 साल का ड्यूरेशन रहा, ठीक है, जिसमें टीचिंग करियर भी शामिल है। तो ये सारी चीज़ें हमने, ये तीन ही पेपर हमारे सामने निकल के आए, और तीनों में ही लकली हमारा सिलेक्शन हो भी गया। सबसे अच्छे मार्क्स हमारे राजस्थान में आए थे। राजस्थान में तो बिना इंटरव्यू के मार्क्स के ही हमारे कट ऑफ, मतलब प्री और मेंस में इतने मार्क्स थे कि मतलब लोगों के प्री मेंस इंटरव्यू तीनों मिला के जो कट ऑफ बनती है, उस कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हमारे सिर्फ प्री और मेंस मिला के थे कि हमको डिपार्टमेंट मिल जाए। तो काफ़ी अच्छा गया था पेपर ये, मतलब पढ़ाई हुई थी उस समय काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो ये सारे पेपर्स हमने लगभग लगभग क्वालिफाई किए। इक्का दुक्का और इधर उधर होंगे, हाँ, एक और इसरो का भी एक पेपर आता है, इसरो का साइंटिस्ट वाला, तो वो भी हमने क्वालिफाई कर रखा है।
ये सब हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि तुमको पता रहे कि जो एस्पिरेंट क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, जो एस्पिरेंट्स क्वालिफाई करते हैं उनकी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस आते हैं और किस किस प्रकार का हार्डवर्क करना पड़ता है, क्या क्या सोर्सेज से पढ़ाई करनी पड़ती है, इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं। बस हमने तुम्हें अपनी जर्नी बताई, हमने अपने रिजल्ट्स बताए, ये अच्छे रिजल्ट्स हैं जो क्वालिफाई हुए। बहुत सारे पेपर ऐसे भी हैं जो हमसे नहीं भी निकले, ठीक है। जैसे हम गेट की बात करते हैं तो गेट तो हमारा बहुत ही अच्छा रहा। लगातार हमने 5 ईयर्स पेपर को अटेम्प्ट किया और हर बार बहुत अच्छी रैंक आई है, जिसमें बेस्ट मतलब हर बार 1000 के अंडर रैंक आई है, मतलब हर बार 99% लाइन क्रॉस हुआ, ठीक है। तो अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। अब कई बार जैसे ईएससी का प्री, पहली बार में तो ईएससी का प्री भी नहीं निकला था, तो लर्निंग प्रोसेस होता है, धीमे धीमे हम लोग लगे रहते हैं तो चीज़ें समझ में आती हैं और धीमे धीमे सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। हमने कोल इंडिया पेपर दिया था, नहीं हुआ था, तो बहुत सारे पेपर हमने दिए, है ना, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, तो ये वो रिजल्ट्स हैं जो अच्छे से निकल गए हमारे, ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो कि हमने यूपीपीएससी क्वालिफाई करा हुआ है, तो हमने क्या क्या पढ़ाई की, एक हमको रफली रफली तुमको बता देते हैं। देखो डेडिकेटेडली अगर हम बात करें तो जो बच्चा ईएससी के लिए अच्छे से तैयारी कर रहा है ना, जो बच्चा ईएससी के लिए अच्छे से तैयारी करता है वो बाकी सारे पेपर्स में मोर और लेस थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ पढ़ के क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम बात करते हैं यूपीपीएससी की, तो यूपीपीएससी में जो टेक्निकल तुम्हें पढ़ना है, उस टेक्निकल में तुम्हारा पूरा सिविल इंजीनियरिंग तो है ही भाई, वो पूरा ईएससी लेवल का ही है, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। बस साथ ही साथ एडिशनली हमको हिंदी पढ़नी पड़ती है ना। जनरल अवेयरनेस हमको इकट्ठी करनी पड़ रही है। इस बार तो कई टॉपिक्स जो जुड़े हैं, 22 टॉपिक्स, उनको अवेयरनेस है ना, उनकी अवेयरनेस होनी चाहिए। एक जनरल अवेयरनेस की बात करी एग्जाम पैटर्न ने, तो एक अगर हम सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड अपना कोर्स सेट कर लेते हैं, हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं तो उसको अगर हम कोर्स सेट कर लेते हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं वो हमारा कोर्स सेट है, तो थोड़े एडिशनल एफर्ट्स के साथ अलग अलग पेपर की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो जो लर्निंग हम तुम्हें यहाँ से दे रहे हैं वो ये है कि तुम कोई भी पेपर निकाल सकते हो। मान लो दिल्ली मेट्रो का पेपर आया, लखनऊ मेट्रो का पेपर आया, मान लो कोल इंडिया का अपना अलग पेपर आया, बार्क का अपना अलग पेपर आया, तो इन पेपर की रिक्वायरमेंट को समझते हुए भाई इस पेपर में अलग टाइप की रिक्वायरमेंट है, अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसको हमको स्टडी करना पड़ता है। तो पेपर की रिक्वायरमेंट प्लस जो एडिशनल टॉपिक्स जुड़ रहे हैं उनको अगर हम पढ़ लेंगे और थोड़ा सिंसियरली अगर हम कुछ टाइम दे देंगे, अज्यूमिंग कि हमारा टेक्निकल स्ट्रांग हो चुका है, हम उसको पढ़ चुके हैं, तो वो पेपर बहुत इजीली निकाले जा सकते हैं। इसका एक एग्जांपल हम तुम्हें देते हैं अपनी जर्नी से। जो इसरो का पेपर आया था उसमें थोड़ा सा पेपर का पैटर्न अलग होता है, ठीक है। तो हमारा सिविल इंजीनियरिंग का लगभग तैयारी पूरी थी, है ना, 1 आध साल 2 साल जो लगते हैं सभी लोग पढ़ते हैं। तो वो तैयारी होने के बाद हमने उसको एनालिसिस करा, भाई क्या क्या टाइप के क्वेश्चन है, किन किन टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे मैथ से हमने एनालाइज करा कि 10 क्वेश्चन जरूर आते हैं, किन किन टॉपिक से वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो जो जो पेपर की रिक्वायरमेंट थी उसकी एक अलग से हमने 10-15 दिन तैयारी कर ली और आराम से पेपर निकल गया, ठीक है। इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें आती हैं तो थोड़ा सा हम लोग को वर्कआउट करना पड़ता है कि इंटरव्यू में अपने आप को प्रिपेयर करें, ठीक है। हर चीज़ की थोड़ी सी तैयारी होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, प्रीवियस एस्पिरेंट्स जिन्होंने दिया हुआ है उन्होंने क्या क्या तैयारी कर रखी हैं उसके बारे में पता करें, और एक लिस्टिंग करते हुए एक प्रिपरेशन अगर हम लोग करते हैं तो अलग पेपर्स भी निकल जाते हैं। इसीलिए यूपीपीएससी के लिए क्या क्या करना होता है वो हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब आज हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को ज्वाइन क्यों करना चाहिए इन सर्विसेज को। सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए आज हम लोग जुड़े हैं कि हम लोग को ये सर्विसेज ज्वाइन क्यों करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, सर्विसेज ज्वाइन करने क्यों चाहिए उससे पहले हम लोग बात करते हैं सैलरी डिटेल्स की। बहुत सारे एस्पिरेंट्स के मन में क्वेश्चन होगा कि एग्जैक्टली क्या सैलरी हमारे हाथ में आती है, कितना कटती है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, एक हम डिटेल्ड तरीके से तुमको बता देते हैं यूपी की बात, है ना। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सैलरी की, तो देखो तुम लोग जब स्टार्टिंग करोगे, मान लो तुम्हारी ज्वाइनिंग होती है, इंटरव्यू इंटरव्यू होने के बाद तुम्हारी कहीं भी ज्वाइनिंग होती है, अज्यूमिंग कि अभी तुम्हें जॉब नहीं, फील्ड में नहीं मिली है, तुम सिर्फ ज्वाइनिंग हो गई है और कहीं पे तुम्हें अटैच किया गया है, उसके बाद फिर पोस्टिंग वगैरह चलती रहेगी। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले जब हम एंटर करते हैं तो हमारा एक कंपोनेंट होता है जैसे हम लोग बोलते हैं बेसिक, ठीक है, बेसिक पे जिसे बोलते हैं। तो अगर यूपी स्टेट की हम बात करें तो ये 56,000 के आसपास है, 56,100 200 इस तरह से रहता है, लेकिन हम रफली इसको लिख रहे हैं 56,000, ठीक है, 100-200 से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो बेसिक पे हमारा वो है 56,000। अब इसमें एक जो बड़ा कंपोनेंट है जिसे हम बोलते हैं डियरेंस अलाउंस, जिसे हम डीए बोलते हैं, ये आ, आज से 2-3 साल पहले जब हमारे पेपर निकले थे, ठीक है, पीएससी मतलब यूपी पीएससी इससे पहले 2019 में, फिर 21 में और अब 24 में नोटिफिकेशन आया है। तो 2019, 21 और 24 ये 3 साल 2019 में हुआ था, जो हमारा रिजल्ट है वो 2019 से हुआ था और फाइनल होते होते 21 हो गया था।
फिर 21 की वैकेंसीज 23 तक फाइनल हुई थी, और अब 24 की वैकेंसीज जो आई हैं, इसको भी पेपर होते होते 25 और 26 तो लगभग निकल ही जाएगा, 26 तक तुम लोग की ज्वाइनिंग होगी, तब तक डीए क्या पता और बढ़ जाए। तो डीए जो होता है वो रफली रफली महंगाई भत्ता उसे बोलते हैं, और ये जितनी महंगाई बढ़ती जाएगी उतना ये बढ़ता जाएगा जनरली। अभी बात करें तो ये 46% के आसपास है, ठीक है। वैसे जनवरी 24 में हमको जो याद आ रहा है ये 50% के आसपास कर दिया गया है, ठीक है, 50% ऑफ योर बेसिक पे। तो अगर 50% ऑफ अगर हम बेसिक निकालें, 50% ऑफ बेसिक निकालें तो अप्रॉक्सीमेटली अगर तुम देखो इसका आधा हो जाएगा 28,000, है ना। ये तुम्हारा 28,000 हो गया। ये तुम्हारे कुछ कंपोनेंट्स है। फिर तुम्हें मिलता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। अब अगर देखो होता क्या है कि सरकारी क्वार्टर वगैरह घर वगैरह होते हैं, अगर तुम उनको ले लेते हो तो तुम्हें ये मनी तुम्हें नहीं मिलेगा, ये तुम्हारी सैलरी से कट जाएगा। लेकिन अगर हम लोग जनरली मोस्टली हमने देखा है कि लोग अपने खुद के घरों पे रहते हैं, और या तो रेंट वगैरह पे रहते हैं, ठीक है। तो अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो HRA तो मिलता है। अब HRA भी 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, Tier 1, Tier 2, Tier 3 सिटीज़ के लिए। तो जो Tier 1 हमारी सिटी होती है, जैसे कि लखनऊ है, नोएडा है, बड़ी बड़ी सिटीज़ जो हैं यूपी की, तो उसमें Tier 1 सिटीज़ में हमारा जो HRA होता है वो 6300 होता है, ठीक है। हम तीनों लिख देते हैं, ये Tier 1 सिटीज़ के लिए होता है, ठीक है। और Tier 2 के लिए होता है 3150, बहुत कम है ये। Tier 2 सिटीज़ जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारा रायबरेली है, सीतापुर है, इस तरह की सिटीज़ है ना। और फिर तुम्हारा होता है 2150 Tier 3 सिटीज़ के लिए, और रिमोट सिटीज़ के लिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा HRA का कंपोनेंट होता है। अज्यूमिंग हम ये मान के चलें कि तुम्हारी स्टार्टिंग लखनऊ से होती है, तो मान लेते हैं कि तुम्हें ये मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए हमारे जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं। अब हम बात करते हैं डिडक्शंस की, ठीक है, क्योंकि डिडक्शंस भी होते हैं, सैलरी में से कुछ पार्ट कंपोनेंट कटते भी हैं, ठीक है। बेसिकली सबको सैलरी का बहुत क्रेज रहता है, तो वो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तुम्हें जो सैलरी स्लिप मिलेगी उसमें यही यही चीज़ें ऐसे ऐसे ही लिखी होंगी, ठीक है। अच्छा, डिडक्शंस में सबसे पहला जो डिडक्शन है, सबसे बड़ा डिडक्शन, वो है NPS का, ठीक है। जो न्यू पेंशन स्कीम चल रही है, उसमें क्या होता है कि तुम्हारा बेसिक और डीए मिला के जो भी पार्ट बनेगा, जो भी बने, बेसिक और डीए मिला के। अब डीए 2019 में जो बच्चों ने ज्वाइन किया था उनका डीए का परसेंटेज था 38% उस समय, फिर बढ़ के 42 हुआ, 46 हुआ, अब आज करेंटली 50% पे है, ठीक है। तो 56,000 और 28,000 अगर हम लोग जोड़ दें, तो रफली तुम्हारा ये कितना पहुंच रहा है, 6 8 14, ये तुम्हारा 84,000 के आसपास पहुंच रहा है, ठीक है। अब 84,000 का 10%, ठीक है, 10% हम यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला कि 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, बेसिक प्लस डीए। तो बेसिक प्लस डीए हमारा दोनों जोड़ने पे 84,000 आ रहा है, आराम से 56,000 और 28,000 जोड़ेंगे 84,000 हो जाएगा, और उसका 10% हो जाएगा हमारा 8,400। ये हमारा सबसे पहला डायरेक्शन है। अब इसमें क्या होता है कि एक अकाउंट तुम लोग का खुलेगा नेशनल पेंशन स्कीम के ऊपर, है ना। एक ऐप भी आती है और वेबसाइट्स वगैरह भी हैं, सब कुछ अवेलेबल है, तुम लोग चेक भी कर सकते हो जब ज्वाइन कर लोगे। तो इसमें क्या होगा, हर महीने इस पैसे से, और इतना ही पैसा सरकार भी अपना डालेगी भाई, 84,000 तुम्हारी सैलरी से कटे, और 10% अमाउंट, 14% एग्जैक्टली, इससे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट, लगभग 10,000 के आसपास। तो 8400 ये, और लगभग 10,000, मतलब इससे थोड़ी ज़्यादा अमाउंट गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी, यूपी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। तो ये हो गया, प्लस 10,000 और मान लो 18,000, 18,500 के आसपास एक फंड बना हर महीने। उस पैसे से गवर्नमेंट कुछ यूनिट्स खरीदेगी, ठीक है। कुछ फंड्स होते हैं, जैसे SBI के फंड्स होते हैं, हर बैंक के अलग अलग टाइप के फंड होते हैं, उसकी कुछ यूनिट्स हर महीने खरीदी जाएंगी। NAV तुम लोग जानते हो ना, NAV पे आजकल तो भाई बहुत सारे बच्चे ट्रेडिंग और न्यूयॉर्क के स्टॉक्स वगैरह लेते हैं, आइडिया होता है। तो म्यूचुअल फंड टाइप का समझो कि फंड है, उस फंड में पैसा गया, और उन फंड की यूनिट्स हर महीने खरीदी जाएंगी इस 18,500 रुपये से, जिसमें 8,500 लगभग तुम्हारे हैं और 10,000 सरकार के हैं। इससे तुम लोग यूनिट्स खरीदते जाओगे, ये धीमे 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 धीमे, ये हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, ये बढ़ते ही चले जाएंगे, ठीक है। NPS एक सर्टेन टाइम पीरियड बाद हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन लगभग इसको तुम लॉन्ग टर्म ही मानो। तो ये एक पहला डिडक्शन है, और ये डिडक्शन इंपॉर्टेंट भी है,
क्योंकि जो कॉर्पस, जो फंड इकट्ठा होता जा रहा है हर महीने, 18,500 की जो यूनिट्स आती जा रही हैं, वो तुम्हें ऐप में दिखती रहेंगी। भाई पहले महीने 18,500 हैं, फिर 36,000 हो जाएंगी, फिर इस तरह से बढ़ती जाएंगी, सो ऑन सो फोर्थ, इंक्रीमेंटल तरीके से, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी लगता जाएगा। हर महीने का जो एवरेज इंटरेस्ट, महीने की नहीं सालाना अगर हम बात करें, हर फंड का एवरेज इंटरेस्ट कम से कम 8-10% तो होता ही होता है। ठीक है, एफडी ज़्यादा, तो एक कॉर्पस इकट्ठा होता चला जाएगा, और उस कॉर्पस से तुम्हें एंड में मिलेगी पेंशन। ये होता है, ठीक है, पेंशन मिलेगी। उस पेंशन में भी ऐसा होता है कि 60% पैसा हम लोग निकाल सकते हैं, 40% हम टच नहीं कर सकते। उससे हम वो धीमे धीमे हमें लाइफ लॉन्ग, जब तक हम जिंदा हैं, ऐसे मिलता है। तो कई सारी कंडीशंस हैं, अभी उसके ऊपर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो अपने आप में एक लंबा वीडियो बन सकता है एनपीएस के ऊपर। ठीक है, तो ये पहला डिडक्शन हो गया। फिर एक तुम्हारा होता है जीआईएस, ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। इसमें 200 रुपये कटते हैं मात्र। ठीक है, और और कुछ बहुत खास डिडक्शन नहीं होते हैं, एक एनपीएस और जीआईएस, मेनली यही दो डिडक्शन होते हैं। तो अब अगर तुम इनको जोड़ लो, ठीक है, अब अगर तुम जोड़ो, हम अज्यूमिंग कर रहे हैं कि तुम 60 से है, तो 84,000 हमारे ये हो गए, सिक्स, और ये तुम्हारा हो गया 90,300। ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, 90,300, और इसमें तुम ये माइनस कर दो। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली एक आध छोटा मोटा डिडक्शन हम भूल सकते हैं, लेकिन जो मेन डिडक्शन है वो तुम्हारा एनपीएस का है और जीआईएस का ही है। और तुम्हारा इनकम टैक्स, हर महीने क्या होता है कि कुछ इनकम टैक्स हम लोग कटवाते हैं। तो तुम्हारी शुरुआती सैलरी के हिसाब से अगर हम एक इनकम टैक्स अज्यूम करें, तो लगभग 3,000 4,000 तुम लोग मान के चलो, कटवा लो। 4,000 अगर कटवाओगे तो साल का 48,000, वो क्योंकि फाइनल कैलकुलेशन उसकी बाद में होती है। ठीक है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि तुम 4,000 इनकम टैक्स भी हर महीने कटवाओगे। ठीक है, तो ये तुम्हारे टोटल डिडक्शंस हो जाएंगे, जो रफली अगर तुम देखो तो 8 4 12, तो 12,600 के आसपास। ये सब एक रफ कैलकुलेशन है। ठीक है, तो तुम्हारी सैलरी बनी 90,300, और डिडक्शंस जो हुए वो 12,600 के आसपास हुए। ठीक है, और इनकम टैक्स ये डिपेंड करता है कि तुम बाद में कवर भी कर सकते हो, क्योंकि तुमने पढ़ा होगा 80C 80CCD, बहुत सारे डिडक्शंस होते हैं, उसको करने के बाद क्या फाइनल कैलकुलेशन होती है वो अलग बात है। लेकिन रफली 60-70 हज़ार तो इनकम टैक्स साल का देना ही पड़ेगा। मतलब मान के चलो, शुरू की बात हम कर रहे हैं, 12 महीने तुमने काम किया, एक साल की कैलकुलेशन में तुम्हें 11 मंथ की सैलरी मिल जाएगी, 1 मंथ की तुम्हें सरकार को टैक्स के रूप में देनी पड़ेगी लगभग। एक रफ कैलकुलेशन की बात हो रही है। तो 90,000 में से अगर तुम 12,000 माइनस कर लो, तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें, अप्रोक्सीमेटली 78,000 इन हैंड यही आएगा, हम तो बता रहे हैं। जब तुम ज्वाइन करोगे तो 77 समथिंग, 78 समथिंग, इसी तरह की सैलरी तुम्हें देखने को मिलेगी, डिपेंडिंग कि तुम टीयर 1 सिटी में तुम्हारी ज्वाइनिंग हुई है, और बेसिक पे यही रहता है। अच्छा, अब जब हम सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं तो हर साल, ठीक है, हर साल जनवरी में या जुलाई में 3-3% ये बेसिक पे लगभग बढ़ता है, ये बेसिक पे। ठीक है, जैसे जो आदमी जितना लंबे समय तक डिपार्टमेंट रहेगा, मान लो 10 साल वो रह चुका है, तो इस बेसिक पे की वैल्यू जो है बढ़ जाएगी। बाकी कैलकुलेशंस कैसी हैं वो तो तुम समझ ही गए हो, ये चीज़ फिक्स है। इनकम टैक्स प्रोपोर्शनेट वे में तुम बढ़ा सकते हो, क्योंकि कटवाते रहोगे तो क्या होगा, एक बार में तुम्हें नहीं कटवाने पड़ेंगे। भाई 4,000 हर महीने कटवाओ, या फरवरी की सैलरी पूरी कटवा दो एक साथ, एक ही बात होती है। ठीक है, एनपीएस हमेशा 10% रहेगा इन दोनों का। तो ये जो बेसिक पे तुम देख रहे हो, ये 3% लगभग बता रहे हैं। वैसे पूरा स्लैब बने हुए हैं कि पहले 56,000, फिर 57,200, फिर 58,000, कुछ इस तरह से वो लगभग लगभग 3% का इंक्रीमेंट तुम्हें देखने को मिलेगा एवरी ईयर। ठीक है, तो यार अगर बेसिक बढ़ेगा तो उसका 50% निकालोगे तो वो भी बढ़ेगा। ये महंगाई के साथ बढ़ता जाता है। ठीक है, ये अमाउंट बढ़ती जाएगी, तो जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ेगा डिपार्टमेंट के अंदर, हमारी ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, और ये डिडक्शन भी उसी रेशियो में बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो बस ये, और कभी कभी कुछ बोनस वगैरह भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारी सैलरी हो गई, इन हैंड सैलरी तुम्हारी कट कट के इतनी आनी है। ठीक है, जिसमें से कुछ पोर्शन तुम्हारा पेंशन के लिए इकट्ठा हो रहा है। तो ये बात हम लोगों ने कर ली सैलरी की। अब बात करते हैं हम लोग क्यों ज्वाइन करें। ठीक है, तो जैसा कि सैलरी हम लोग बात कर ली है, अब बात करते हैं कि हम लोग को ज्वाइन क्यों करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा पहलू है भाई। हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आज प्राइवेट में भी कई ऑप्शंस हमारे पास हैं। ठीक है, पीएसयूज में जाने का काफ़ी मौका है, सेंट्रल सर्विसेज ज्वाइन करने का मौका है। ठीक है, तो फिर भी बहुत लोग स्टेट सर्विसेज प्रेफर करते हैं। क्यों, क्या कारण है, आज हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं इसके ऊपर। ठीक है, और हम तुम्हें कुछ रियल एस्पिरेंट्स जिन्होंने 5-5 साल सर्विस, 10-10 साल सर्विस कर ली है, उनके बारे में, उनकी लाइफ का रिफ्लेक्शन भी तुम्हें देंगे, और तुम इससे और बहुत एग्जैक्ट तरीके से हम बताएंगे, उसमें कोई झूठ नहीं छुपाया जाएगा कि नहीं बहुत चमकती हुई लाइफ है, ऐसा नहीं है। प्रोज और कॉन्स दोनों बताएंगे, ताकि तुम्हें एक क्लियर आइडिया मिले कि
क्या हमें वाकई में ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा हम बात करते हैं आज लाइफस्टाइल की, है ना। थोड़ा सा हम बात करेंगे लाइफस्टाइल की और क्यों हमें ज्वाइन करना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक कंपैरिजन हो जाएगा एक तरह से, है ना। तो देखो आज के टाइम में क्या है कि बहुत ही चीज़ें परफॉर्मेंस बेस्ड हो गई हैं। ठीक है, एक जनरल तरीके से समझो इसको। हर आदमी को चाहिए आउटपुट, जो भी तुम्हारा बॉस है उसको चाहिए आउटपुट। अगर तुम्हें आउटपुट मिलेगा तो तुम्हें प्रमोशन मिलेंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारा एक्टिव कम होगा, एक्टिव इनपुट कम होगा, तुम सोचोगे थोड़ा सा सेटल हो लें, फैमिली को टाइम दे लें, तो तुम्हारी परफॉर्मेंस घटेगी और तुरंत ही वो चीज़ें किसी दूसरे आदमी में शिफ्ट हो जाएंगी और तुम्हारा कह सकते हैं कि एक तरह से डिग्रेडेशन शुरू हो जाएगा, इतना पसंद नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो पर्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो जब तक हम एक्टिव हैं तब तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन मान लो हम थोड़ा सेटल होना चाहते हैं, फैमिली टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है, हमको नहीं मन है कि भाई 5-6 महीने काम ना करें और अपनी चीज़ें, तो वो सब चीज़ें पॉसिबल सिर्फ स्टेट सर्विसेज में हो सकती हैं, है ना। और सेंट्रल मतलब जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज है अच्छी, उसमें पॉसिबल है। स्टेट में थोड़ा सा और रिलैक्सेशन अपने को मिल जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है वो हमारी रहती है स्टेबिलिटी। ठीक है, क्यों हमें सर्विसेज ज्वाइन करनी चाहिए, वाई टू ज्वाइन सर्विसेज की बात अगर हम करें, वाई की अगर हम बात करें क्यों हमें सर्विसेज ज्वाइन करनी चाहिए, तो सबसे पहला जो है एक सिक्योरिटी है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है, एक बहुत ही स्टेबल जॉब है। इसका एक कारण है यार, देखो जॉब में एंटर करना बहुत मुश्किल है और निकालना भी उतना मुश्किल है। गवर्नर तो उस जो तुम्हारा ज्वाइनिंग लेटर होगा वो गवर्नर के थ्रू आता है, और मतलब यूपी के जो गवर्नर है राज्यपाल, वो तुम्हें अपॉइंट करेंगे, ठीक है। तो मतलब एक बहुत ही सेंस ऑफ सिक्योरिटी, एक परमानेंसी वाली चीज़ होती है। अनटिल अनलेस कोई एक्सेप्शनल कंडीशन ना हो जाए, कुछ बहुत ही बड़ा बवाल तुमने ना काट दिया हो, तभी टर्मिनेट होते हैं। टर्मिनेट की तो मतलब केस समझ लो रेयर हैं, इक्का दुक्का हुए होंगे टर्मिनेट, सस्पेंड भी हो गए तो भी तुम्हें आधी सैलरी मिलती है। मतलब एक सेंस ऑफ परमानेंसी रहती है। सस्पेंशन में भी लोगों को सोचो आधी सैलरी घर बैठे बैठे मिलती है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली एक सिक्योरिटी, मतलब कुछ भी हो जाए हमारी दाल रोटी तो इंश्योर हो गई। रोटी कपड़ा मकान वाली जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें इंश्योर हो जाती हैं इन सर्विसेज के थ्रू, ठीक है। ये सब सिस्टम पुराने हैं, अंग्रेजों के समय से चले आ रहे हैं। तो बेसिकली सिक्योरिटी स्टेबिलिटी हमको यहाँ पे मिलती है। अब जैसे प्राइवेट जॉब में क्या होता है यार, भले ही चलो तुम 78,000 नहीं, तुम्हारी सैलरी 1 लाख 1.5 लाख हो सकती है, ठीक है, ऑब्वियसली डबल है। लेकिन उसमें ये हो सकता है कि भाई 3 साल हमने एक्टिव काम किया और जब किसी ने हमें आउट परफॉर्म किया तो क्या हुआ कि हमें फायर कर दिया गया। एक फायरिंग का एक प्रेशर बना रहता है माइंड में कि क्या पता हम परफॉर्म ना करें तो हमें निकाल दिया जाए। उस चक्कर में क्या होता है, हम लोग एक रैट रेस में फंसे रहते हैं और दिन भर मेहनत करते हैं और सालों साल हमारे जो है सर्विस में निकल जाते हैं, ठीक है, जिससे फैमिली टाइम और ये सब चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो गवर्नर हम लोग को यूपी के जो है अपॉइंट करते हैं। बेसिकली बहुत ही स्टेबल चीज़ है ये, ठीक है। एक पीस ऑफ माइंड बना रहता है कि हाँ भाई अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन हम लोग ले सकते हैं लाइफ में, भाई इतनी मेहनत की, पढ़ाई हुई। तो एक वो तरीका है, ये सोचने का तरीका है। बाकी ये सभी गवर्नमेंट जॉब के साथ है। तुम चाहे सेंट्रल सर्विसेज ज्वाइन करो, उसमें भी तुम्हें पीस ऑफ माइंड बिल्कुल रहेगा, ठीक है। पीएसयूज करो, पीएसयू थोड़ा सा परफॉर्मेंस आजकल ज़्यादा करना पड़ता है। अच्छा, अगर हमसे कोई पूछे तो सेंट्रल और स्टेट सर्विसेज में एक डिफरेंस ये है कि सेंटर में आपकी लोकेशन कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लो तुमने इंजीनियरिंग सर्विसेज निकाला तो लोकेशन, इसरो में तुमने निकाला लोकेशन कहीं भी मिल सकती है, पीएसयूज में लोकेशन कहीं मिल सकती है। हालांकि पर्क्स वगैरह क्वार्टर वगैरह सब कुछ मिलता है, तुम वहाँ रहो, है ना, अंदर ही सब कुछ होता है, तुम अपना लाइफ अच्छी बिता सकते हो। लेकिन लोकेशन की प्रॉब्लम होती है, ये नहीं हो सकता कि तुम अपने घर पे रहो। स्टेट सर्विसेज में थोड़ा सा ये मौका मिलता है कि भाई जो लोग यूपी में ही हैं, ठीक है, लोकली रहते हैं, जैसे मान लो लखनऊ है, बनारस है, प्रयागराज है, कानपुर है, तो इसके आसपास तुम्हारी पोस्टिंग वगैरह हो सकती है। और घर तुम्हारा जो है 2 घंटे 3 घंटे की दूरी में, आजकल तो यूपी में एक्सप्रेसवेज भी बहुत बढ़िया नेटवर्क इस्टेब्लिश कर दिया गया है। तो ईजिली आदमी अपने घर अपना सैटरडे संडे को आ सकता है या रह भी सकता है, डेली जा भी सकता है, आ भी सकता है। ये सब पॉसिबिलिटीज़ बन पाती, मतलब फैमिली टाइम तुम तुरंत दे सकते हो। एक सबसे बेनिफिट जो रहता है दूसरा, लोकेशन, ठीक है। अगर फील्ड में तुम्हें पोस्टिंग नहीं चाहिए, भाई हमने तो देखा इरिगेशन डिपार्टमेंट में ऐसा भी रहता है कि तुम, बड़ा डिपार्टमेंट है क्योंकि इरिगेशन और पीडब्ल्यूडी दो डिपार्टमेंट बहुत बड़े डिपार्टमेंट आने जाते हैं। तो तुम जहाँ चाहे वहाँ पोस्टिंग मिलो, मान लो तुम कानपुर में घर है, तुम कानपुर में पोस्टिंग लेके अपना पड़े रहो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा पर्क्स हम लोग को मिलते हैं, ठीक है। तो लोकेशन हम लोग के मन मुताबिक हो सकती है, स्पाउस बेसिस पे हो सकती है, चीज़ों की सुनवाई होती है, थोड़ा सा 1-2 साल का समय लग सकता है, लेकिन तुम अगर ट्राई करते रहोगे तो तुम्हें लोकेशन अपने हिसाब से मिल जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर तुम काम करना चाहते हो तो फिर थोड़ा सा लोकेशन कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि काम हर जगह नहीं होता है, प्रोजेक्ट्स अलग अलग जगह आते हैं, अपने हिसाब से बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई, लोकेशन तुम्हें अपने मन की मिल सकती है।
बेनिफिट है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि अपनी फैमिली के साथ रहना हर आदमी चाहता है, हर आदमी चाहता है कि हमें अपने घर के पास जॉब मिले। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि सोसाइटी में हमें थोड़ी सी पोजीशन अच्छी मिलती है, ठीक है, अच्छे रिश्ते आते हैं, ऐसा सुनने में मिलता है ना, अच्छी कह सकते हैं स्टेटस है। तो थोड़ा सा सोसाइटी में जो पोजीशन है वो एक अच्छी होती है कि हाँ भाई, भाई ये साहब हैं, ये हमारे एसडीओ साहब हैं और बढ़िया जॉब करते हैं, इंजीनियर है। मतलब ये जो एक तुमने सुना होगा ना, सिविल इंजीनियर की कलम में पावर होती है, वो पावर तुमको इस जॉब में दिखेगी अगर तुम फील्ड में पोस्टिंग होगी तो। ठीक है, बिकॉज तुम्हारी कलम से ही लोग पैसे कमाएंगे, जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, तुम्हारे साइन से लोगों को छुट्टी मिलती है, तो काफ़ी स्टाफ तुम्हारे अंडर होगा। एक लीडरशिप पोजीशन पे तुम होगे, जहाँ पे तुम्हें बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों की सिफारिशों को सुनना पड़ेगा। तो अगर कोई आदमी तुम्हारे पास रिक्वेस्ट लेके आता है और तुम्हारे पास उसे अप्रूव करने की पावर है, दैट मीन्स यू आर एन इंपॉर्टेंट पर्सन। तो सोसाइटी में उस चीज़ को थोड़ा सा अच्छे नज़रिए से देखा जाता है। ठीक है, सोसाइटल पोजीशन थोड़ी सी अच्छी होती है, अच्छा स्टेटस होता है, लोग अच्छा समझते हैं। बाकी तो अपने माइंडसेट पे कि तुम उसको, तुम ग्रेटफुल रहो हमेशा उसके लिए। ठीक है, हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए। तो जो एक साहबियत वाला कल्चर जो चला आ रहा है ब्रिटिश टाइम से, है ना, कहा जाता है कि भाई तुम एसडीओ साहब बन गए हो, बड़े साहब हो, छोटे साहब हो, ये सब चीज़ें जो है थोड़ा सा अट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, हालांकि सेकेंडरी चीज़ें हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एंजॉय करने को बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें सैलरी की, तो यूपी की जो सैलरी है वो इन कंपैरिजन टू अदर, जैसे तुम्हारा राजस्थान है और एमपी है, अदर स्टेट से ज़्यादा है सैलरी जो है। जो हमने जितने भी एस्पिरेंट लोगों से हम बात करें, और हमारे कई फ्रेंड्स भी रहे हैं जिन्होंने सर्विसेज निकाली, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बिहार का, राजस्थान का और यूपी का, एमपी का और इवन महाराष्ट्र, हर जगह ज्वाइन करा है। तो सैलरी जो है अपनी ज़्यादा है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। ठीक है, ये एक बेनिफिट है। ठीक है, और मेनली यार आदमी एंड में ये सोचता है कि हम लोग को फैमिली टाइम मिले। भाई एट द एंड तुम मेहनत करे, तुमने पैसे कमाए, तुम स्टेबल हो गए, फिर क्या, फिर आदमी फैमिली की ओर थोड़ा सा देखता है ना, टाइम वगैरह चाहिए होता है। तो जो यहाँ पे बेनिफिट है वो यही है कि तुम अगर चाहो कि अपनी फैमिली के साथ समय बिताओ, भाई तुम्हारा जब, जैसे मान लो तुमने अपना फैमिली आगे बढ़ाने की कोशिश करी, शुरुआत करी, तो जैसे बच्चों को समय देना पड़ता है, ठीक है, अपने माँ बाप बूढ़े होते हैं उनको समय देना पड़ता है। तो वो सब समय अगर तुम्हें देना है तो वो इन जॉब्स में बहुत ही ईजिली हम लोग दे सकते हैं। इवन गवर्नमेंट सर्विस में कहीं भी दे सकते हैं, लेकिन स्टेट में थोड़ा सा टाइम तुमको और मिल जाएगा और ईजिली तुम वो काम कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं जो फैमिली, लेकिन ये प्राइवेट में थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, प्राइवेट में आजकल जैसे पीएसयूज में भी वर्क कल्चर थोड़ा सा कह सकते हैं हेक्टिक हो गया है। मतलब तुम अपनी जगह छोड़ के जा नहीं सकते, इवन 9 से 6 बल्कि टाइम है वहाँ पे पीएसयू में आजकल। ठीक है, तो ज़्यादा एफर्ट टाइम लगते हैं, जिसमें फैमिली टाइम ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा यार। भाई तुम अब सर्विस कर रहे हो, तो अपने घर में टाइम नहीं दे पा रहे हो, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हो, मम्मी पापा को टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो दैट मीन्स वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग समवेयर। तो वो सब बेनिफिट बहुत अच्छे से, मतलब तुम जब चाहे अपना आराम से टाइम दे सकते हो उनको, डॉक्टर के पास ले जा सकते हो, है ना। एक टाइम जो होता है वो तुमको आराम से अपने लिए मिल जाएगा, है ना, तुम कुछ सीखना चाहते हो। क्यों? इसके कारण है क्योंकि हम लोग को बहुत सारी लीव्स मिलती हैं। ठीक है, हर प्रकार की, जितनी प्रकार की लीव तुम सोच सकते हो वो लीव तुम ले सकते हो जब चाहे। तुम एक कैजुअल लीव ले सकते हो। देखो लीव के कुछ टाइप हम तो बता देते हैं। सीएल जिसे बोलते हैं, कैजुअल लीव, ये साल में हम लोग को 14 मिलती हैं, 14 जो है मिलती हैं, जो तुम कभी भी रैंडमली ले सकते हो, 5 दिन की लगातार ले सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, जैसे मान लो तुम्हें इस हफ्ते कहीं जाना है, घर में कोई फंक्शन है, कहीं टाइम देना है, पेरेंट्स का कोई इलाज इलाज चल रहा है उनको दिखाना है, तो तुम अचानक से 2-3 दिन गायब हो सकते हो, नो क्वेश्चन आस्क्ड। ठीक है, तो जनरली ये रहता है। बाकी अपने जो इमीडिएट बॉस होते हैं उनसे थोड़ा सा बना के रखनी पड़ती है, उनको बता दो तो ये लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये 14 डेज की जनरली साल में, बहुत लोग इसको लेते भी नहीं है, ऐसे ही काम चल जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद तुम्हारी होती है ईएल, अर्नड लीव होती है, ईएल बोलते हैं। ये हर साल 31 मिलती हैं, 31, और ये इकट्ठी होती जाती हैं। अर्न, अब जैसे तुमने पहले साल में 31, अगले साल नहीं ली तो और 31, फिर उसके अगले साल नहीं ली तो और 31, ये इकट्ठी हो रही हैं। इसके बाद पता नहीं कितनी सी, कितनी लीव होती हैं। तुम्हारी मेडिकल लीव होती है ना, मेडिकल है, स्टडी, मतलब यहाँ पे हम मेंशन भी नहीं कर सकते हैं सारी लीव्स, 14-15 लीव्स होती हैं, हर तरह की, हर तरह की जो तुम सोच सकते हो। जैसे मान लो कोई विमेन है ना, कोई गर्ल है, उसको चाइल्ड हो रहा है तो मैटरनिटी लीव है, फिर उनको बच्चा जब हो जाएगा तो चाइल्ड केयर लीव भी है, 2-2 साल, मतलब हर तरह की चीज़। मैटरनिटी लीव होती है तुम्हारी, है ना, मैटरनिटी हो गई, फिर तुम्हारी चाइल्ड केयर लीव हो गई। उसके बाद अगर तुम्हें पढ़ने जाना है बाहर तो स्टडी लीव भी तुम्हें मिल जाती है। ठीक है,
ये स्टडी लीव हम लोग 2 बार ले सकते हैं, एक बार में लगातार 1 साल के लिए ले सकते हैं, मतलब हर तरह के ऑप्शंस तुम्हारे पास हैं। स्टडी लीव है, ठीक है, फिर तुम्हारा हॉस्पिटलाइजेशन की लीव अलग होती है, ठीक है, जो जो तुम सोच सकते हो। मतलब यहाँ पे इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, हम इसको पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इन शॉर्ट हम बताना चाह रहे हैं कि तुम जो भी करना चाहते हो, मतलब एक तुम्हारी बेसिक सैलरी पे अगर तुम चलना चाह रहे हो, जो सैलरी तुम कमा रहे हो, इस सैलरी से अगर तुम सेटिस्फाइड हो, मतलब बेसिक तुम्हारा खाना पीना इंश्योर हो गया, तो उसके अलावा तुम फैमिली को टाइम और बाकी जो जो चाहे वो करना चाहे वो कर सकते हो। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, पीस ऑफ माइंड जो हमने तुमको बताया, वो यहाँ पे इजीली डेवलप हो जाता है। अब उसके बाद अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, ये तो चलो हो गया बेसिक सर्वाइवल। देखो जब हम लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं तो हर आदमी सबसे पहले अपना बेसिक सर्वाइवल इंश्योर करता है, खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, फैमिली सही। उसके बाद फिर वो कुछ करने की सोचता है। अब जब हम जिस विभाग में, जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे, वहाँ अगर हमें जस्टिस देना है ना, हम ऐसा अच्छे इंजीनियर, एक ब्राइट इंजीनियर की तरह निकलना चाहते हैं वहाँ से नाम करके, तो हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, हम लोग बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज में पूरा जो क्रिएशन का जिम्मेदारी है वो असिस्टेंट इंजीनियर या एसडीओ के ऊपर ही होता है। जो प्रॉब्लम्स उनको समझ के क्रिएट करना, ठीक है, जो टेक्निकल वर्क है उसमें भी अगर तुम मेहनत करो तो स्काई इज़ द लिमिट, ठीक है। टेक्निकल वर्क जो हमारा कोर वर्क है, जैसे हम लोग, जैसे मान लो अगर हम सिविल में हैं, ठीक है, तो सिविल में हमारा जैसे कोर वर्क क्या है, रोड बनाना, बिल्डिंग मेंटेनेंस, ठीक है, चीज़ों को बढ़िया चमका दमका के रखना एकदम। उसके बाद तुम्हारा जैसे पानी की बात करें, कैनाल्स का नेटवर्क होता है, रोड्स का नेटवर्क होता है, तो उनका मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन, कैनाल का कंस्ट्रक्शन, उनका मेंटेनेंस है कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, डैम्स बने हुए हैं यूपी में, 150 से ज़्यादा डैम है, उनका मेंटेनेंस। उसके बाद कितने सारे बैराज हैं, उनका मेंटेनेंस होता है, ठीक है, मतलब बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, कितने सारे एक्विडक्ट, कितने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं यूपी भर में, उन सबका पूरा मेंटेनेंस। और कुछ नया कैपिटल अगर क्रिएट करना है, मतलब कोई नई हमको कैनाल बनानी है, कोई नया हमको रोड बनाना है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम सोचना, एक जो नया प्रोजेक्ट बनाना होता है वो सब तुम क्रिएट कर सकते हो अपने माइंड से, जहाँ पे नेसेसिटी है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो दिखा के वो सब चीज़ें अप्रूव होती हैं। लंबा प्रोसेस है लेकिन वो सब तुम कर सकते हो, ठीक है। और जिस भी जगह तुम्हारी पोस्टिंग हो रही है, तुम्हें जहाँ का चार्ज मिल रहा है, वहाँ को तुम अच्छी तरीके से निभाओ और सब कुछ एकदम सिस्टमेटिक करो, तो वहाँ पे तुम्हारा नाम अच्छा होगा, है ना। तो तुम अपनी फील्ड में अपना काम बहुत ही रिस्पॉन्सिबली कर सकते हो और उस जगह को अच्छा भी कर सकते हो, ठीक है। बहुत लोग जाते हैं सर्विसेज में, कैजुअल हो जाते हैं, चीज़ों को लेके ज़्यादा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं देखते हैं, सब अपने अपने से मतलब रखते हैं। लेकिन तुम चाहो तो उसको ओनरशिप की तरह ले सकते हो, अपने घर की तरह ट्रीट कर सकते हो, उस जगह को चमका सकते हो, है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन कि ऑफिसर किस तरह का है और क्या उसकी थिंकिंग है, ठीक है। तो बेटर करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। तो टेक्निकल एस्पेक्ट भी बहुत अच्छे हैं, टेक्निकल चीज़ें भी तुम काफ़ी एप्लीकेशंस करने का मौका हमें मिल सकता है कोर फील्ड में। जैसे सिविल इंजीनियरिंग में तुम्हें बताया रोड और ब्रिजेस और ये सब चीज़ें बनती हैं। और मैकेनिकल वाले जैसे पंप हाउसेस हैं बड़े बड़े, ठीक है, और ट्यूबवेल्स हैं, मैं जो भी मशीनरी वाली चीज़ें हैं वो सब उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल वाले ऑब्वियसली, बिजली विभाग, बहुत सारे विभाग होते हैं। कुछ विभागों के बारे में डिस्कस करते हैं, जो डिपार्टमेंट्स तुम लोग जहाँ जहाँ जा सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, उसकी बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारा क्यों है, ठीक है, कंपेरेटिवली ये सब काम हम लोग सेंट्रल सर्विसेज भी कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे भी सब कुछ सेम है। बस एक ही ड्रॉबैक वहाँ देखने को मिलता है कि लोकेशन थोड़ा सा इंडिया में कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। और यूपी स्टेट में क्या होता है, थोड़ा सा कैजुअल रहता है, इतना प्रेशर नहीं रहता ऊपर से, ठीक है, जितना कि बाकी सेंट्रल सर्विसेज या पीएसयूज वगैरह में होता है। इसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल है, तुम जब चाहे अपना आराम वाली जोन में आ सकते हो और जब चाहे एकदम काम वाली जोन में आ सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर, मतलब कह सकते हैं विल, जो कि एक बड़ी चीज़ होती है। तुम खुद अपने हिसाब से सब कुछ करना चाहते हो, ठीक है। बहुत लोगों को तुम सैलरी दे रहे हो, तुम्हारी वजह से लोगों को लीव मिल रही है, तुम्हारी वजह से लोगों को कह सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो गए, बहुत सारी रिक्वेस्ट तुमको एंटरटेन करनी पड़ेंगी। तो वो सब चीज़ें जो है तुम यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो इन सर्विसेज के अंदर, ठीक है। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट टाइम टू टाइम तुम्हारे पास आती रहेंगी तुम्हारे टेबल पे, जो तुम्हारी विल पे होगा, तुम्हारे विवेक पे होगा कि तुम उसको अप्रूव कर रहे हो कि नहीं अप्रूव कर रहे हो, ठीक है। तो एक लाइफ स्टाइल में चेंज आता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं पर्क्स की, है ना, बहुत सारे लोगों को पर्क्स का जानने का मन होता है। तो अब फ्रैंकली थोड़ा सा बात करेंगे, ये तो चलो हमने बहुत सारे प्रोज की बात बताई कि क्या फ़ायदे मिलते हैं सर्विसेज में। तो अब आजकल देखो यार, ब्रिटिश लोग बहुत कुछ छोड़ के गए हैं, लेकिन कहीं वैसा नहीं रहा, ठीक है। टाइम में बहुत सारे बदलाव हुए हैं और अब वो कल्चर थोड़ा सा कहीं ना कहीं डिमिनिश और डिग्रेड हो गया है। जो पावर इंजीनियर्स के पास पहले थी वो अब नहीं है, वो पावर एडमिनिस्ट्रेशन के पास ज़्यादा है कहीं ना कहीं, ये बात एकदम सच है, इसमें कोई झूठ नहीं। तो अगर हम बात करते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, अगर हम पर्क्स की बात करें
तो जैसे सुनने में आता है कि बहुत, है ना, गाड़ी मिल रही है और ये है वो है, तो ऐसा अब जो है आज के समय में इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आज के समय में इतनी गाड़ी और बड़े बड़े बंगले और ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं पर्स के बारे में जो हम लोगों ने सुन रखा है। जैसे हम लोग ने पर्स के बारे में क्या क्या सुन रखा है, थोड़ा सा वो बातें करते हैं। ठीक है, तो पर्क्स के बारे में जनरली सबसे पहला आता है, अब यार वो टेलीफोन और वो सब तो सीयूजी नंबर वो सब ज़माने तो भाई गए। ठीक है, टाइम निकल गया, बहुत इंफॉर्मेशन फास्ट हो चुकी है। सबसे पहला जो आता है एक घर का, है ना, कि किस प्रकार का घर हम लोग को मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे अवेलेबिलिटी है कि नहीं। हम एकदम फ्रैंकली बताएंगे, अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वहाँ पे अवेलेबिलिटी है, अच्छी कंडीशन में है, ठीक है, तो तुमको आवंटन, मतलब जिसे कहते हैं एलोकेशन, हो जाएगा। टाइम लगता है, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल तुम्हें वेट करना पड़ता है, तब तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, मोस्टली मिल ही जाता है, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत लोग नहीं रहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा नहीं कंफर्टेबल होता है, पुराने टाइप के घर होते हैं, है ना, कहीं कहीं मेंटेन भी होते हैं, नए सिरे से बन जाते हैं। तो ये टोटली पर्सनल चॉइस होती है कि तुम उन घरों में रहना चाहते हो, क्वार्टर्स में रहना चाहते हो कि नहीं। कहीं कहीं बड़े बड़े घर भी होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अवेलेबिलिटी पे, उनकी कंडीशन पे, और मतलब इन्हीं सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। और बहुत लोग, हमने देखा है बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो अपने हिसाब से रहना प्रेफर करते हैं। मोस्टली लोग रेंट पे भी रहते हैं। ठीक है, तो रेंट पे भी रहते हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ होती हैं वो भी मिलती हैं। वो मिलती हैं ऐसा नहीं है, 10-20% लोगों को मिल जाती हैं, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन एंड अवेलेबिलिटी, फिर वही बात है। ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं मिलती। ठीक, उसके बाद हम बात करें, हाँ लेकिन ये है कि बड़े डिपार्टमेंट जैसे पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन डिपार्टमेंट है, उनके पास अपने अपने इंस्पेक्शन हाउसेज होते हैं, बड़े बड़े डाक बंगले जिसे बोलते हैं। तो वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ कमरे अवेलेबल रहते हैं, तुम चाहो तो वहाँ आराम से रुक सकते हो जब चाहे। ठीक है, तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इंस्पेक्शन हाउसेज वगैरह होते हैं। ठीक है, तुम गूगल पे सर्च करोगे तुम्हें इंस्पेक्शन हाउसेज आराम से दिखाई देंगे। ये काफ़ी लैविश और काफ़ी बड़े स्पेशियस रहते हैं। ठीक है, आराम से तुम रह सकते हो, घूमने उमने की जगह रहती हैं सब। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं एक अच्छी सैलरी की। सैलरी तो चलो तुमको बढ़िया मिल ही रही है। ठीक है, हालांकि अब सैलरी में कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे SHRA की अगर हम बात करें, बहुत कम है भाई। 6,000 में तो आजकल जो पीजी में बच्चे पढ़ते हैं उनको भी कमरा नहीं मिलता है आज के समय अच्छे बड़े शहरों में, है ना। तो कम है HRA, जो रिवाइज हो जाना चाहिए। लेकिन अब जो भी है यही है। और इसके अलावा लोगों को मन में रहता है एक सवाल गाड़ी को लेके, है ना। तो गाड़ी वाड़ी जैसा देखो हम बताएं, मोस्टली कहीं नहीं है, लेकिन हाँ कहीं कहीं जैसे कुछ कुछ डिविजन्स जहाँ पे बजट अच्छा होता है वहाँ पे तुम्हें गाड़ियाँ वगैरह मिल जाएंगी आराम से। लेकिन हाँ, कार जहाँ से तुम्हें पक्का मिल जाएगी वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट होती है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट से कार तुम्हें 100% ऑलमोस्ट मिल जाएगी। लेकिन असिस्टेंट इंजीनियर की लेवल पे कार हमेशा नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, डिवीजन में कार रहेगी, जिसको तुम, जीप रहती है जनरली, बोलेरो वगैरह, जिसको तुम लोग यूज़ कर सकते हो साइट पे जाने के लिए। जो भी साइट के वर्क होते हैं मेनली उसके लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। पहले बहुत गाड़ियाँ थी, लेकिन धीमे धीमे टाइम के साथ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उस पर काफ़ी रोकथाम लगाई गई। ठीक है, क्योंकि बहुत मिसयूज़ भी हुआ, इस वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, तो कार वगैरह अगर हमसे कोई पूछे तो हम कहेंगे मोस्टली 90% केसेस में ना है। होती भी हैं, डिवीजन गाड़ी आती है जिससे तुम साइड पर आराम से जा सकते हो, वो तो हमेशा अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया कार की बात। और पर्क्स क्या होते हैं, नौकर चाकर, लोग सोचते हैं कि भाई नौकर चाकर रहेंगे कि नहीं, भैया ऑफिसर बने हुए हैं। तो हाँ, तुम्हारे डिवीजन में बहुत सारे मेट, बेलदार, है ना, ये सब लोग रहते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों का कल्चर है। उन वो कुक भी हायर करते थे, ड्राइवर होते हैं, बेलदार होते हैं, मेट होते हैं, जो घंटी बजाते ही तुम्हारे ऑफिस में आएंगे कि भाई ये ले आओ वो ले आओ। प्यून्स होते हैं, चपरासी बिल्कुल होते हैं, नो डाउट। ठीक है, लेकिन अब वो प्यून भी अपने आप में आजकल राजा है। वो अब उस तरह का कल्चर नहीं है कि तुम जो बोलोगे वो सुनेगा। हाँ, वो तुम्हारे कैलिबर पे, तुम्हारे बात करने का तरीका, ऑब्वियसली तुम्हारे अंडर है, तुम्हारी बात तो सुनेगा ही। लेकिन अब वो वाले कल्चर नहीं है जो ब्रिटिश टाइम पे थे, है ना। तो चीज़ें बदली हैं, वो भी एक इंसान है। तो हम लोग को उस तरह से उसे ट्रीट करना चाहिए। लेकिन हाँ, प्यून्स और स्टाफ वगैरह ये सब अच्छा खासी क्वांटिटी में अपने पास होता है। ठीक है, प्यून्स हैं, स्टाफ है काफ़ी अंडर में, वो सब तुम्हारे हर तरह के काम जो है कर देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, हर तरह के जितना भी तुम्हारा ड्राइविंग का मान लो काम है, कुकिंग का काम है, या मान लो नाश्ता पानी, जो भी मतलब ऑफिस वर्क होते हैं, काम करना, बाबू वगैरह, सब लोग तुम्हारे पास अंडर में तुम्हारे पास रहेंगे, जो काम करने के लिए अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे पर्क्स रहते हैं बेसिकली। उसके बाद तुम्हारी लीव्स तो मतलब
पर्क्स में यार हमको जो सबसे बेस्ट लगता है वो तो लीव्स है भाई। ठीक है, मतलब जब चाहे तुम आराम से अपने किसी भी काम के लिए, है ना, छुट्टी ले सकते हो, चाहे बीट शादी, बीट चाइल्ड, बीट पेरेंट्स, या कुछ भी, कुछ भी व्हाट्सएवर तुम्हें पढ़ना है आगे। तो ये सारे बेसिक पर्क्स हैं जो हमें अपनी जॉब में आराम से मिल जाएंगे। जो जनरली लीव वाला कंपोनेंट है वो प्राइवेट जॉब्स में थोड़ा सा मुश्किल रहता है। ठीक है, पीएसयूज अभी आजकल बहुत मुश्किल है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी और कह सकते हैं एक्सेसिव बर्डन डाल दिया गया बहुत ज़्यादा पीएसयूज के अंदर। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिलती है। ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं डिपार्टमेंट्स की। आज अगर हम लोग बात करें, देखो हम लोग ने सैलरी पे, पर्क्स पे बात अच्छे से कर ली। अब थोड़ा सा प्रमोशन और डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो तुम्हारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट्स की अगर बात की जाए, ठीक है, तो अब डिपार्टमेंट्स में कौन सा बेस्ट है यार, ये कोई एक अच्छा क्वेश्चन नहीं होगा हमारे हिसाब से, लेकिन फिर भी एक ओवरऑल तुमको व्यू हम दे दें कि किस में जाना लोग प्रिफर करते हैं। जो यूपी का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, यूपी पीडब्ल्यूडी या पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जिसे बोलते हैं, वो अपना बढ़िया माना जाता है। क्यों, उसके कारण है वो हम तुमको बताते हैं अच्छे से। ठीक है, पीडब्ल्यूडी जिसे बोलते हैं। अच्छा, साथ ही साथ हम तुम्हें इसका बेसिक वर्क भी बताते चलते हैं। जैसे पीडब्ल्यूडी का मेन काम क्या है, जनरल रोड्स वगैरह, मेन होता है रोड का कंस्ट्रक्शन। कोई नई रोड बनी तो उसका कंस्ट्रक्शन, बन गई तो उसका मेंटेनेंस, बिल्डिंग्स, ऑफिसेस, ये सारा मेन काम अपना पीडब्ल्यूडी का रहता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट। पहले ये दोनों एक ही थे एक टाइम पे, पीडब्ल्यूडी के अंडर ही सब कुछ था। फिर डिवीजन हुआ, जैसे जैसे अंग्रेज गए टाइम बढ़ा, डिवीजन होता चला गया, है ना, ताकि अच्छे से मैनेजमेंट हो सके। वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट इसको बोलते हैं। सबसे बड़ा विभाग यूपी में यही है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज, लोकेशन, लैंड किसके पास सबसे ज़्यादा है, तो वो सब चीज़ें वाटर रिसोर्स, वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा और आते हैं रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आरईडी इसको बोलते हैं। अच्छा, हम तुम्हें काम बताते चलते हैं। हाँ, इरिगेशन डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि पूरे यूपी में जो भी पानी है, जितनी सारी रिवर्स हैं, मेन में रिवर्स गंगा, गोमती, है ना, सोन, गंडक और यमुना, जितनी भी रिवर्स यूपी की हैं, उसके पानी के, उसकी रिवर के वाटर को मैनेज करना, जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करना एफिशिएंटली, बैराज बना के, डैम बना के, वो काम है। और सिंचाई करना, इरिगेशन करना, ठीक है, कैनाल्स के थ्रू, कैनाल्स का कंस्ट्रक्शन, उनका मेंटेनेंस। तो ये सारे बेसिक काम है। बिल्डिंग्स भी बनाते हैं, डैम भी हैं, बैराज भी हैं, तुम्हारे एक्वीडक्ट भी हैं, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर हैं। देखो बिल्डिंग तो यार हर ऑफिस में अपने आप आदमी को बनानी पड़ती है। ठीक है, इनका मेन काम रोड्स का हो गया। और इरिगेशन में क्या होता है कि तुम्हारा कैनाल सिस्टम मेन है। ठीक है, कैनाल है, डैम है, बैराज है, पानी वाले जितने स्ट्रक्चर हैं, तुमने नदी पे बड़े बड़े ब्लू रंग से बैराज वगैरह देखे होंगे पेंटेड, वो हो गया। और हाँ, कैनाल्स के बगल में जो रोड होती हैं, रोड भी ये लोग बनाते हैं। ठीक है, रोड, लेकिन रोड मेन काम उनका है। रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आजकल अच्छा बजट इनको मिला हुआ है, ये लोग रोड्स बनाते हैं गांव वगैरह में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोड बनती हैं वो ये लोग बनाते हैं। ठीक है, फिर तुम्हारे और कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, उसके बाद तुम्हारा यूपी जल निगम वाला, यूपी जल निगम, जल निगम में दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, रूरल और अर्बन। आजकल एक सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, जल जीवन मिशन, शायद तुमने सुना भी हो। तो बहुत अच्छा इनका प्रोजेक्ट मिले हुए हैं, काफ़ी काम इस समय जल निगम में भी चल रहा है। ठीक है, फिर तुम्हारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट है, एनर्जी डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट तो बहुत हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स। ठीक है, फिलहाल अभी इंडस्ट्रियल की वैकेंसीज इस बार, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो अभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वैकेंसीज इस बार तो नहीं आई हैं हमारे हिसाब से, इस वाले नोटिफिकेशन में नहीं है। ठीक है, फिर तुम्हारा हाउसिंग एंड, है ना, हाउसिंग वाला है, आवास विकास जिसे बोलते हैं, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, आवास विकास, जो भी पूरे टाउनशिप पूरी डेवलप होती है, तुमने सुना होगा एलडीए है, आवास विकास है, जो कॉलोनीज पूरी बस्ती हैं, घर वर की पूरी प्लॉटिंग वगैरह सब कुछ, प्लानिंग वगैरह, है ना, कितना एरिया कहाँ होना चाहिए, पार्क कितना बड़ा होना चाहिए, क्या वो सब चीज़ें जो है पूरा डेवलपमेंट, वो सब हाउसिंग अर्बन करता है। ठीक है, आवास विकास तुमने सुना होगा नाम, बड़ा ही पॉपुलर विभाग है ये भी। ठीक है,
आवास मतलब रहने की जो जगह है उनको डेवलप करना, रेजिडेंशियल एरिया को देखना। तो ये सब बेसिकली कुछ हमारे कोर डिपार्टमेंट हैं। इसके अलावा तुम्हारा मेडिकल डिपार्टमेंट भी होता है, बहुत है डिपार्टमेंट, कमी नहीं है, मेडिकल है। उसके बाद तुम्हारा एनर्जी डिपार्टमेंट है, ठीक है। और फिर तुम्हारा बिजली विभाग भी होता है जो बिजली पैदा करता है, यूपीपीसीएल है। और तुम्हारा यूपी आरवीएनएल भी बिजली से एसोसिएटेड है, ठीक है। बिजली वाले तो अपना पेपर अलग कराते हैं और वो वैकेंसी सीधे उनसे फिल कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले उसमें ज़्यादातर जाते हैं। उसके बाद इन सब डिपार्टमेंट में जैसे वाटर रिसोर्स इरिगेशन डिपार्टमेंट का एक कह सकते हैं और विभाग है यूपीपीसीएल, प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन जिसे बोलते हैं, है ना। इन सब में तुम डेपुटेशन पे जा सकते हो। पीडब्ल्यूडी की कई सारी विंग्स होती हैं, एनएच होता है, इसका भी एक डेपुटेशन वाला विभाग है, यूपीडा जिसे बोलते हैं। आजकल यूपीडा कई सारे काम कर रहा है, लिंक एक्सप्रेसवे जो गोरखपुर वाला बना है वो बना रहा है ना। यूपीडा हो गया। और तुम्हारे इसमें ऑप्शंस होते हैं, सेतु निगम एक होता है, ठीक है। सेतु निगम, ब्रिज कॉरपोरेशन जिसे बोलते हैं, ठीक है, ब्रिज वाला डिपार्टमेंट है, उसमें भी पीडब्ल्यूडी से जाया जा सकता है, ठीक है। तो कई सारे छोटे छोटे मतलब पीडब्ल्यूडी के साथ लिंक्ड कई सारे विभाग हैं। और इरिगेशन वाले भी कुछ लिंक्ड विभाग हैं यूपीसीएल, जो प्रोजेक्ट देखता है यूपी में। यूपी जैसे अभी तुमने लखनऊ यूनिवर्सिटी देखा होगा, जो लोग लखनऊ वगैरह में रहते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के सामने पूरा एक कह सकते हैं सौंदर्यीकरण, पूरा उसका ओवरऑल चेंज किया गया है सामने से उसे, है ना, चमकाया गया है, लाइटिंग वाइटिंग, बिल्डिंग डेकोरेशन, एंट्रेंस वगैरह सब ग्रैंड की गई है। तो वो इसी विभाग ने करी हुई है, ठीक है। और भी बड़े बड़े लाइब्रेरी म्यूजियम्स ये बना रहा है यूपीपीसीएल प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाला। तो बेसिकली इन जो ये दो विभाग हैं इनके पास थोड़ा सा बड़ा मतलब एक्सपोजर है, नेचर ऑफ वर्क इनके पास ज़्यादा है, ज़्यादा बजट है। अच्छा, डिपार्टमेंट अच्छा कौन सा होता है ये कैसे पता लगाएं? ये डिपेंड करता है बजट के ऊपर। हर साल यूपी का एक बजट है, जैसे यूपी का बजट, अगर ओवरऑल यूपी के पैसे की बात करें, साल का जो पैसा उनके पास इकट्ठा होता है, अराउंड 7.5 लाख करोड़ के आसपास, लास्ट ईयर की हम बात बता रहे हैं, 7.5 लाख करोड़ टोटल उनका बजट है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ों में लगता है। अब जैसे क्या होता है, इन विभागों को बजट मिलता है, तो जो बड़े बजट वाले विभाग हैं वही ऊपर के तीन ही हैं इस समय। और जल निगम को भी, क्योंकि जल जीवन मिशन चल रहा है तो उसमें बढ़िया पैसा मिला हुआ है। तो डिपेंड करता है, लेकिन रफली रफली अगर हम बात करें तो हर विभाग को आराम से लगभग 10,000 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। अब देखो, बजट अगर ज़्यादा मिलेगा उस विभाग को तो ऑब्वियसली उसे खर्च करना पड़ेगा एक साल में। जब उसे खर्च करना पड़ेगा तो ज़्यादा इंजीनियर्स इन्वॉल्व होंगे, भाई जो सिलेक्शन हो गया। और अगर बजट कम मिलेगा तो कम इंजीनियर्स इन्वॉल्व होंगे, कुछ लोग ऐसे ही पड़े रह जाएंगे साल भर, जो सीधे ऑफिस जाएंगे और ऑफिस से चले आएंगे। तो बजट ज़्यादा, काम ज़्यादा, ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, ज़्यादा लोगों को साइट पे जाके काम करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? तो इन शॉर्ट बजट की बात होती है। तो अगर हम रिसेंटली बात करें तो जो बजट हाईएस्ट है वो पीडब्ल्यूडी का रहता है, लगभग 15 से 20 हज़ार करोड़ की रेंज में। अगर हम सिंचाई विभाग की बात करें, वाटर रिसोर्स की, तो इसका बजट 5 से 10 हज़ार करोड़ के बीच में रहता है लगभग, ठीक है। तो इसी तरह से सबका बजट रहता है और बजट के हिसाब से डिपेंड करता है कौन सा विभाग बेस्ट है। आजकल फिलहाल अगर हमारी कोई पूछे हमसे, तो रोड पे सरकार का फोकस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जल जीवन मिशन एक चल रहा है कि हर घर तक पानी पाइप से पहुंचाना है, टोटियों से पहुंचाना है। तो जल जीवन मिशन में भी बहुत अच्छा बजट हुआ है। फिर एक तुमने सुना होगा पीएमजीएसवाई, ग्राम सड़क योजना, जो गांव गांव में सड़क जोड़नी है। तो रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी बहुत बढ़िया बजट इस समय आया हुआ है। तो करंटली अगर तुम आरईडी में भी जाते हो तो बहुत स्कोप है, काफ़ी रोड बनाने का तुमको मौका मिल सकता है, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड इसका बहुत अच्छा है इस समय। इवन कुछ कुछ डिवीजन में बजट जो है मतलब हज़ारों करोड़ में है, क्योंकि बहुत सारी रोड्स बन रही हैं, रोड्स महंगी होती हैं, रोड्स का पर किलोमीटर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो बजट ऑब्वियसली ज़्यादा ही होता है उसका, ठीक है। तो ये सब रहता है। तो अगर हमसे फिलहाल कोई पूछे अगर तुमको रैंकिंग करनी हो तो तुम इसको सबसे पहले चुन सकते हो, ठीक है, इसको चुन सकते हो, और इरिगेशन चुन सकते हो, ठीक है। ये सब कोर है। इरिगेशन में क्या है, तुम्हारे पास ऑप्शंस बहुत रहेंगे, लोकेशन के ऑप्शंस बहुत अच्छे रहते हैं कि तुम जगह जगह कहीं भी जहाँ चाहो वहाँ तुम्हारी पोस्टिंग और वहाँ पे तुम्हारा अटैचमेंट आराम से हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए डिपार्टमेंट। तो बेस्ट कौन सा है कौन सा नहीं, ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें किस प्रकार का काम पसंद है, ठीक है। तुम्हें रोड बनाने में अच्छा लग रहा है, तुम्हें कैनाल की मेंटेनेंस करने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, तुम्हें हाउसिंग प्लानिंग करना अच्छा लग रहा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर। तुम्हें पानी की टंकी बनवाना अच्छा लग रहा है, जल निगम में पानी की टंकी बनती है, बोरिंग होती है, पाइपलाइन बिछती है, पाइप से जो पूरा कह सकते हैं वो जो रॉ वाटर का पूरा पाइप का जो सिस्टम रहता है, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसे बोलते हैं, पढ़ा होगा तुमने एनवायरनमेंट में। तो वो सब काम पूरा जल निगम का रहता है, तुम्हें क्या पता उसमें अच्छा लगता हो, ठीक है। एक अमृत योजना चल रही है गवर्नमेंट की, इसमें वेस्ट वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं आजकल, तो वो भी इन्हीं के पास है। तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ वर्क क्या तुम्हें कौन सा पसंद है, तो बेस्ट इस हिसाब से अगर देखो तो वो तुम्हारे ऊपर है। और दूसरा, तुम्हें काम मिल जाए
ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी पोस्टिंग हो जाए, तुम्हें हमेशा काम मिल जाए, क्या पता तुम कहीं बाएं दाएं कर दी जाओ, क्योंकि नए लोगों को जनरली प्रेफरेंस नहीं मिलती है, ऐसा होता है। तो ऑब्वियसली जिनके लिंक्स, जो लोग डिपार्टमेंट में पहले से हैं 5-10 साल से, उनकी जान पहचान होती है, पकड़ होती है, तो उनको जल्दी प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिलता है। लेकिन हाँ, तुम भी मेहनत करोगे, लगे रहोगे, तो तुम्हें मौका मिलेगा। तो मौका तभी ज़्यादा बनते हैं जब बजट ज़्यादा आता है, सिंपल से। तो बजट के मामले में पीडब्ल्यूडी हमेशा टॉप पे रहता है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी है, रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, वाटर रिसोर्स है, इन सब के पास अपना बजट। अब जैसे इरिगेशन की बात करें, बजट नहीं भी आए, पीडब्ल्यूडी की बात करें, बजट नहीं भी आए, तो मेंटेनेंस का एक बेसिक पैसा तो हमेशा मिलना ही मिलना है। भाई इतनी रोड बनी है, इतनी नहरें बनी है पूरे यूपी भर में, उनका मेंटेनेंस का पैसा तो मिलना ही मिलना है, ठीक है, जो तुम्हें ही खर्च करना है। अब बात करते हैं हम लोग हायरार्की की, ठीक है। हायरार्की की बात का मतलब ये है कि किस तरह से प्रमोशन एस्पेक्ट्स हैं, तुम्हें क्या क्या पोजीशन मिलेंगी, तुम्हारा काम क्या रहेगा जब तुम ज्वाइन करोगे, वो थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो तुम जब यहाँ पे ज्वाइन करोगे, एज असिस्टेंट इंजीनियर ज्वाइन करोगे सबसे पहले, ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर। और अगर तुम इरिगेशन डिपार्टमेंट में होते हो, तो क्या होता है, सब डिविजन्स होते हैं। देखो हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन तुमको देते हैं, थोड़ा सा तुमको आइडिया लगेगा। अगर तुम बिजली विभाग में ज्वाइन करते हो तो भी सब डिविजन्स होते हैं, ठीक है। तो असिस्टेंट इंजीनियर, या कभी कभी इनको सब डिविजनल ऑफिसर, एसडीओ भी बोलते हैं। उपखंड एक होता है अपने पास, ठीक है, एक उपखंड होता है। जैसे मान लो पूरा यूपी है, पूरा यूपी है, ठीक है। तो इस पूरे यूपी में छोटे छोटे तुम्हारे उपखंड हो गए, कुछ कुछ एरियाज के। अब ऐसे 2-4 उपखंड जुड़ गए तो बन गया एक खंड, डिवीजन जिसे बोलते हैं, ठीक। तो सब डिवीजन का जो राजा है, या जिसके पास कमांड है पूरी, वो सब डिवीजन की जो कमांड पूरी होती है, वो तुम्हारे असिस्टेंट इंजीनियर के पास होती है। और उसके अंदर जितना भी रोड का नेटवर्क, कैनाल का नेटवर्क, या मान लो पाइपलाइन, अगर तुम या मान लो तुम्हारे पास ग्रिड्स होती हैं, जो ट्रांसफार्मर्स वगैरह कितने हो, मतलब डिपेंड करता है कि पब्लिक, जैसे बिजली विभाग में क्या होता है कि भाई 10,000 20,000 लोगों की एक सब डिवीजन मानी जाती है, इस तरह से, ठीक है। तो सब डिवीजन डिवाइड होता है पूरे यूपी भर में, हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है, इसके हम ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ बड़े डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। तो सब डिवीजन एक होता है जिसमें एक असिस्टेंट इंजीनियर होता है। फिर इसके ऊपर जो होता है तुम्हारा, इसके ऊपर जो तुम्हारा होता है, इसके ऊपर तुम्हारा आता है, अगर तुम्हारा जो पहला प्रमोशन होगा, तब तुम बनोगे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। पूरे विभाग का जो भी बजट होता है, वो पैसा खर्च कौन करता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या डिविजनल ऑफिसर, इनके पास पूरे डिवीजन का चार्ज होता है, ठीक है। अधिशासी अभियंता तुमने सुना होगा, बहुत जगह लिखा देखा भी होगा, अधिशासी अभियंता का कार्यालय, ठीक है। तो अधिशासी अभियंता का कार्यालय होता है, और ये तुम्हारा उपखंडीय कार्यालय होता है, ठीक है। तो बढ़िया केबिन होता है, ये सभी पर्स होते हैं, बढ़िया केबिन, नौकर चाकर, ये सब रहता है, ठीक। घंटी जाने में लोग आते हैं, वहाँ काम करते हैं। तो ये दोनों लोग बहुत ही की पोजीशन पे होते हैं, क्योंकि जो भी बजट कंज्यूम करना होता है, मान लो तुमको मिले गए 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़ रुपए मिले, कैसे मेंटेनेंस करोगे, कैसे उसको खर्च करोगे, अपने विवेक से पूरा इस्तेमाल करना पड़ता है, ये सब इनकी जिम्मेदारी है। और इनकी हेल्प करने के लिए तुम यहाँ पे हो, ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। पहला प्रमोशन जो होता है, मिनिमम 5 से 7 साल में, मिनिमम 5 साल तो लगने ही लगने हैं, ये तुम कहीं भी मान के चलो मिनिमम, लेकिन हम फिर भी इसको 7 ईयर्स बताएंगे, ठीक है। मिनिमम 7 ईयर्स में तुम्हारा पहला प्रमोशन होगा, तुम असिस्टेंट इंजीनियर से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनोगे। तो डिपार्टमेंट का जो भी पैसा कंज्यूम हो रहा है, वो सब एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट इंजीनियर करते हैं, ठीक है। इन्हें डिपार्टमेंट का कमाऊ पुत्र भी बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ बजटिंग, जो पूरी बजटिंग हुई और जो पैसा इनको मिला है, पैसा डिवीजन में लाना, अच्छे से उसको खर्च करना, अपनी चीज़ों को मेंटेन करना, ऑफिस मेंटेन करना, अपनी कॉलोनी मेंटेन करना, अपना रोड मेंटेन करना, कैनाल मेंटेन करना, जो जो चीज़ें मेंटेन करनी है, या बिजली विभाग का अगर मामला है, पंप हाउस अगर है, मैकेनिकल का है, तो हर चीज़ का जो मेंटेनेंस का काम है, या कुछ नया कैपिटल क्रिएशन का काम है, तो नया कैपिटल क्रिएट होगा कि नहीं होगा, पुरानी चीज़ें अच्छे से मेंटेन रहेंगी कि नहीं रहेंगी, ये सब कुछ इनके दिमाग और इनके दिमाग पे ही निर्भर करता है। ये सब कुछ चेक करते हैं। और इनके नीचे होते हैं जूनियर इंजीनियर्स, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर अब हर साइट पे हर जगह नहीं जा पाएगा, तो और छोटे छोटे सेक्शंस बनाए जाते हैं। और उन सेक्शंस में कौन कौन होते हैं, सब डिवीजन में बहुत सारे छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं, और सेक्शंस के इंचार्ज ओवरसीयर बोलते हैं, या जूनियर इंजीनियर बोलते हैं, ठीक है, इनके पास होती है। तो असिस्टेंट इंजीनियर के पास रफली 3 से 4 जूनियर इंजीनियर होते हैं, जो उसको इंश्योर करते हैं कि भाई हमारा सेक्शन प्रॉपर तरीके से मेंटेन्ड है, और कुछ नई ज़रूरत है तो उसे हम इन्फॉर्म करेंगे असिस्टेंट इंजीनियर को। असिस्टेंट इंजीनियर उसको प्रोजेक्ट के फॉर्म में लेके आके यहाँ पुटअप करेगा, और फिर ये लोग पैसे की डिमांड करते हैं, ठीक है, चीज़ों को सही करते हैं। इसके बाद जो भी तुम्हारी पोस्ट है, वो सब मैनेजरियल नेचर की है,
ठीक है, जो बड़े बड़े अप्रूवल्स अब तुम्हारे आते हैं इसके ऊपर, एसी, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, है ना। इनके पास क्या होता है, कई सारे सब डिवीजन मिलकर एक डिवीजन बनता है। डिवीजन को ही तुम मेन मान लो, तुम बस ये मान लो यूपी को कई डिवीजनों में बांटा गया और डिवीजन ही एक्चुअल काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस। फिर बहुत सारे डिवीजन को जब मर्ज करोगे तो बनती हैं सर्कल्स या जोन, बड़ी बड़ी सर्किल या जोन बनती हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके ऊपर चलोगे, अब बहुत सारे सर्कल्स को अगर तुम जोड़ दोगे, बहुत सर्कल को हिंदी में मंडल बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारे सर्कल्स है जोन को जोड़ देंगे तो हमारा बनता है चीफ इंजीनियर। ठीक है, एडिशनल चीफ इंजीनियर मान लो पहले, एडिशनल चीफ इंजीनियर, ये काफ़ी बड़ी पोस्ट है। ठीक है, काफ़ी रुतबा वगैरह माना जाता है भाई चीफ इंजीनियर होने का। ठीक है, एडिशनल चीफ इंजीनियर, या कहीं कहीं इसको चीफ इंजीनियर लेवल 2 भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं लेवल 2 ही बोलते हैं। इनके पास जब तुम सर्कल से ऊपर उठ के तो पूरे पूरे संगठन होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े संगठन होते हैं जिसमें बहुत सारे, इसके नीचे दो चार ऐसी होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और ऊपर की चीज़ हो जाएगी, बल्कि इसको जोन तुम अब कर सकते हो। ठीक है, जोन सब कर लो, वो डिपेंड करता है, मतलब ऑब्वियसली कलेक्शन बढ़ता चला जाएगा। अब इनके पास चार पांच ऐसे ही होंगे, चार पांच ऐसे के पास हर एक के पास दो तीन चार एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होंगे, उनके पास कितने सारे एसडीओस होंगे, उसके नीचे कितने सारे जेई होंगे, तो इसके पास तो बहुत सारे जूनियर इंजीनियर होंगे, है ना। इसके पास तीन चार ऐसी, और हर एक में मतलब मान लो 15-16 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और फिर इंटू चार कर दो तो लगभग 50-60 एसडी होंगे, और फिर इंटू चार कर दो तो उतने इंजीनियर। तो मतलब ये एक बड़ी पोस्ट है, एक बड़ा पूरा संगठन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें रिवर की, तो जैसे मान लो गंगा रिवर है, तो गंगा रिवर से कोई निकली कैनाल अपर गंगा कैनाल, तो अपर गंगा कैनाल का पूरा सिस्टम एक चीफ इंजीनियर के पास होगा, इस तरह से होता है। ठीक है, फिर इसके ऊपर और चलोगे तो अब ये सब शासन वाली पोस्ट होने लगती हैं, जिसमें शासन स्तर के डिसीजन इन्वॉल्व होते हैं, बड़े बड़े कोर्ट केस इन्वॉल्व हैं, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व हैं, तो फिर चीफ इंजीनियर आता है, वो लेवल 1 होता है, और ये काफ़ी जिम्मेदारी पोस्ट होती है। उसके ऊपर तुम्हारा आता है इंजीनियरिंग इन चीफ, जो कि विभाग के टॉप मोस्ट पोजीशन पे होता है। ये एकदम तुम आखिरी में बनोगे, एकदम जब आधा साल एक साल बचा होगा रिटायरमेंट में, वो भी सर्विसेज तुमने जल्दी ज्वाइन करी है कि नहीं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, या इन्हीं में से कोई चीफ इंजीनियर विभाग का हेड होता है, एचओडी, विभाग अध्यक्ष या हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोलते हैं, पूरे विभाग का एक हेड, जिसकी रिपोर्टिंग शासन में होती है। ठीक है, शासन में जो सचिव होते हैं, प्रमुख सचिव, वो इन्हीं से बात करेंगे। और प्रमुख सचिव के ऊपर होते हैं मंत्री जी, विभाग के एक मंत्री होते हैं, और मंत्री के ऊपर होते हैं मुख्यमंत्री। तुम ऐसे समझो कि सीएम, सीएम के नीचे एक विभाग का मंत्री, फॉर एग्जांपल हम पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं तो पीडब्ल्यूडी का एक मंत्री होता है। ठीक है, भाई बहुत सारे मंत्री रहे हैं, है ना। तो पीडब्ल्यूडी का एक मंत्री हो गया, मंत्री को कोई चीज़ कहनी है तो वो अपना प्रमुख सचिव से कहेगा, शासन स्तर की बात है ये। ठीक है, और प्रमुख सचिव बात बताएंगे एचओडी को, एचओडी कंसर्न्ड चीफ को बताएगा, और चीफ जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बताएंगे फटाक से, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अपने अंडर उस काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो एक हायरार्की पूरी बनी हुई है। इसके ऊपर तुम्हारा शासन स्तर का मामला चला जाता है। ये सारी जो पोस्ट हैं ये भी शासन में इन्वॉल्व होती हैं, ये शासन स्तर का काम करती हैं, और ये फील्ड से जुड़ी हुई काम करती हैं। ठीक है, ये सब तुम्हारा फील्ड का काम करते हैं, और ये सब तुम्हारा रेगुलेशन में, मतलब जो गवर्नमेंट चाह रही है उस, और गवर्नमेंट क्या चाह रही है, उनको दिमाग में आइडियाज़ कौन दे रहा है, वो यही सब बताते हैं। ठीक है, कि भाई अब ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, एचआरए बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, जो बड़े स्तर की डिसीजंस होते हैं, डिसीजन मेकिंग, वो इनके इनपुट से ही शासन तक पहुंचता है, और शासन उसको एक गवर्नमेंट ऑर्डर के फॉर्म में विभाग को दे देती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक हायरार्की होती है। अब हम बात करते हैं कि तुमने अगर यहाँ से शुरुआत की है तो यहाँ तुम पहुँच सकते, देखो मैक्सिमम तुम यहीं तक पहुँच सकते हो। ठीक है, तो उनसे कोई मंत्री मंत्री नहीं बनोगे। तो अब बहुत लोग एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी रिटायर हो सकते हैं, मान लो उनकी रैंक आखिरी में है और उनकी एज ज़्यादा है। मान लो तुमने तैयारी करी और तुमने 30 साल के बाद ज्वाइन करा, मान लो तुमने 34-35 ईयर्स की एज में ज्वाइन करा, और तुम्हारी रैंक भी पीछे है, तो तुम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से रिटायर हो जाओगे। मोस्टली टाइम तुम 15-20 साल एग्जीक्यूटिव ए ही रहोगे, और कुछ अगले 10 साल जो है तुम अपना रहोगे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और तुम उसके बाद रिटायर हो जाओगे। ठीक है, जल्दी ज्वाइन करते हो और रैंक भी अच्छी है, तब चांस होता है कि तुम यहाँ तक पहुँच सको। जो बच्चे 23-24 ईयर्स की एज में हैं और उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है, तब चांस बनता है कि वो यहाँ तक पहुँच सकें। ठीक है, बेसिकली देखा गया है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए 26-27 साल की उम्र के लड़के अगर यहाँ पे ज्वाइन कर ले रहे हैं, जिनकी रैंक भी अच्छी है, तब तुम यहाँ तक पहुँच सकते हो। मतलब बेसिकली जल्दी ज्वाइन करना है हमें एज में, क्योंकि 60 साल में रिटायरमेंट होता है, जल्दी ज्वाइन करना है और रैंक अच्छी होनी चाहिए।
तो रैंक की मेरिट और एज, ये दो क्राइटेरिया होता है कि तुम कहाँ तक पहुँच पाओगे। एवरेज तौर पे देखा जाए तो लोग एसी तक तो पहुँच ही जाते हैं, ज़्यादातर जो असिस्टेंट इंजीनियर बनते हैं मोस्टली लोग एसी तो ज़रूर बन जाते हैं। अगर कोई दाग धब्बा नहीं लगता है, कहीं कोई सस्पेंशन या चार्जशीट वगैरह नहीं बनती तो बात अलग है, ठीक है। लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल रहता तो यहाँ तक ज़रूर पहुँच जाओगे। और सब कुछ बहुत अच्छा रहा, अच्छी रैंक है, जल्दी ज्वाइन किया है और तुमने अच्छे काम किए हैं, विभाग में छवि बहुत अच्छी है, ठीक है, तो तुम जो है एचओडी बन सकते हो। और मतलब एक बड़ी पावर, पूरे यूपी भर को कैसे, यूपी भर में अपने डिपार्टमेंट में किसको क्या बजट देना है, कैसे चीज़ें करनी है, सब कुछ एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा पद होता है ये, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ें बहुत जिम्मेदारी वाली हो जाती हैं और यहाँ पे अपने अपने डिवीजन की जिम्मेदारी होती है, तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। बस एक हमने तुमको ओवरव्यू दिया ताकि तुमको एक आइडिया रहे कि भाई तुम क्या करने वाले हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है क्योंकि ग्राउंड पे क्या हो रहा है और एग्जैक्टली चीज़ें कैसे एग्जीक्यूट हो रही हैं, बहुत बेटर वे में या बेकार तरीके से, ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में होता है, ठीक है। तुम्हें इनको कन्विंस करना है, तुम्हें नीचे वाले लोगों को कन्विंस करना है, कॉन्ट्रैक्टर को कन्विंस करना है कि अच्छे से काम हो, पूरे सब डिवीजन की जिम्मेदारी तुमको अपने ऊपर लेके चलनी है। वो सब काम तुम्हारे विवेक पे निर्भर करता है, तो एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, ठीक है। तो ये सब है। और बाकी प्रमोशन जैसे जैसे होता जाता है, सैलरी तुमको पता ही है, प्रमोशन होने के बाद एक और इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है। तो आई होप कि काफ़ी कुछ तुमको इन वीडियो में जानने को मिला होगा कि, और हाँ एक चीज़ और तुमको बता देते हैं, मैक्सिमम जो टाइम हमने देखा है प्रमोशन का वो 26 ईयर्स है। देखो हम कोई इसमें झूठ नहीं, जो जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो तुमको बता रहे हैं। क्योंकि रैंक अगर आखिरी में है और कुछ दाग धब्बे लग गए तो कुछ लोगों का प्रमोशन, पहला प्रमोशन की हम बात कर रहे हैं, उसमें 26-26 साल भी लगे हैं, तो मिनिमम 5 से 7 साल और मैक्सिमम 26 साल, ठीक है। और हाँ एक चीज़ होती है जिसे हम लोग बोलते हैं एसीपी, कि 10 साल में तुम्हारा प्रमोशन होके 10 साल में तुम्हारी जो सैलरी है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लेवल पे चली जाएगी, मतलब तुम्हारा लेवल बदल जाएगा। देखो लेवल होते हैं सर्विस में, है ना, लेवल हमने यहाँ पे बताए थे। ये जो तुम्हारा पे बैंड है ये लेवल 10 का है, ये जो पे बैंड है बेटा ये लेवल 10 का है, ठीक है। तो तुम लेवल 11 में चले जाओगे। 10 साल बाद चाहे तुम्हारा प्रमोशन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, तब तो लेवल 11 हो ही गया। लेकिन प्रमोशन नहीं भी होता है तो भी जो है 10 साल, 16 साल, 26 साल ये रेंज होती है। 10 साल बाद तुम्हारा लेवल 11 हो जाएगा, 16 साल बाद तुम्हारा लेवल 12 हो जाएगा, इस तरह से लेवल बढ़ता है। लेवल बढ़ने का मतलब बेसिक में एक बड़ा जंप मिलता है, ठीक है, वो तुरंत 56,000 से 70,000, 80,000 इस तरह की रेंज में आ जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो तुमको आई होप कि जानने में हेल्प हुई होगी कि हम लोग को तैयारी क्यों करनी चाहिए और किस किस तरह से हमारे पास क्या क्या काम रहने वाले हैं। बाकी डिटेल में तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि और क्या तुम्हारा जानने की इच्छा है, तो वो हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे फर्दर लेक्चर्स में, ठीक है। और अभी हमने बहुत सारी चीज़ें छोड़ रखी हैं कि ईएससी और यूपीपीएससी को कैसे क्लब करना चाहिए, उस तैयारी का कैसे इस एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट उठाना चाहिए, उस बारे में कुछ और जनरल सेशंस हम लोग लेके आएंगे, बातें करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आई होप काफ़ी इंसाइट तुमको मिला होगा, एक एस्पिरेशन जगह होगा कि क्यों हम लोग को तैयारी करनी चाहिए और क्या हमारी लाइफस्टाइल होने वाली है, ठीक है। तो आई होप कि काफ़ी हेल्प हुई है इस वीडियो से। और जो भी तुम्हारी क्वेरीज तुम्हारे दिमाग में आ रही हो वो कमेंट बॉक्स में तुम लोग ड्रॉप डाउन करना, और जो भी कमेंट्स हम लोग को अच्छे लगेंगे या ज़्यादा मात्रा में जो बच्चे पूछ रहे होंगे उसके ऊपर फर्दर वीडियोस हम लोग लेके आने की कोशिश करेंगे। बाकी बैच तुम लोग का वाईसीटी के ऊपर बढ़िया चली रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोग ऐप पे जाके बैच वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे अपना जो भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल सेशंस हैं उसको डिटेल तरीके से पढ़ के तैयारी को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एवरीवन एंड थैंक यू।